अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक यतीम था, उसका कोई नहीं था। रोज उसके रास्ते में एक आम का बगीचा आया करता था। अशोक ताजे ताजे रसीले आमों को हर रोज देखा करता था। उसका बड़ा दिल करता था कि वो आम खा सके, लेकिन उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा रहता था। अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक खामोशी से अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था तो उसका तवज्जो आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बाग में झांकने लगा तो उसका तवज्जो एक आम पर गया जो बगीचे के बाड़ पर लटक रहा था। वाह, मालूम होता है वो आम दरख्त से गिरकर बाड़ पर लटका है। मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बाड़ पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया। अरे चोर, मेरे बागीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके करीब आया। मैंने चोरी नहीं की जनाब। अच्छा, तो ये आम कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। ये आम बाड़ पर लटक रहा था, मैंने तो बस इसे बाड़ से उठाया। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना। तुमने बगैर इसके पैसे दिए इसे उठाया तो ये चोरी ही हुई ना। चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। आइंदा मेरे बागीचे के आसपास भी नजर नहीं आना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त के आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसकी नजर एक ज़ईफा खातून पर गई जो आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक ज़ईफा खातून के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत वजनी लग रहा है। क्या आप इतना वजन उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के खातिर इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा। आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों तकलीफ उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके फर्जंद की मानिंद हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से गुफ्तगू करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा फरोख्त नहीं हुए? नहीं बेटा, आज खरीदार तो आए थे, लेकिन वो इतनी सौदेबाजी कर रहे थे कि मेरी लानत भी ना निकल पाए। जिंदगी बेहद मुश्किल है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़ी तो ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो। आम, ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुन कुछ खरीदारों का तवज्जो उसकी जानिब गया और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे अदा किए। तकरीबन आधे आम फरोख्त हो गए और अम्मा के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत उठाओ। अम्मा, आप मेरी वालिदा की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस ज़ईफा खातून की आंखों में अश्क आ गए। एक तुम हो जो बगैर किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहे हो और एक मेरा बेटा है जो अपनी ज़ईफा अम्मा को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना फर्जंद समझिए। मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथ में 2 आम रख दिए। आज काफी मेहनत की है तुमने, आराम से खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इसकी गुठली से दरख्त उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अशोक आम लेकर अपने घर की जानिब निकल गया। अशोक ने बड़े मजे से वो आम खाए। कभी ना कभी मैं अपने खुद के दरख्त के आम खाऊंगा। फिर अशोक ने वो गुठली अपने घर के पीछे आंगन में बो दिए। अगली सुबह अशोक उठा
और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहाँ आम का एक बड़ा सा पेड़ देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम की गुठली बोई थी, एक ही रात में दरख्त कहाँ से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। जैसे ही वो आम तोड़ता उसकी जगह पर दूसरा आम आ जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी भर गई। इस आम के दरख्त में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से मालूम करना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम की एक गुठली बोई, आज वहाँ बड़ा सा दरख्त उग गया है। एक ही रात में पेड़, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं भी हैरान हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादुई है। इस दरख्त में और भी जादू है। क्या? आप इसका फल तोड़कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत उसकी जगह पर दूसरा आम आ गया। हे भगवान, बेटा ये तुम्हारी नेकी का फल है। ऊपर वाले ने तुम्हें ये जादुई आम का पेड़ अता फरमाया है। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है ये। अम्मा, मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये दरख्त हासिल हुआ है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी अम्मा बनकर? हाँ, हाँ। अशोक को अम्मा मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे। इसलिए फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आम की एक बड़ी दुकान लगाई। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे, इसीलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहाँ दूसरी जानिब सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। मन्नू भाईजान, इस बार आपने मेरे आम का ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? मैंने तो कल ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे, रसीले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके दाम भी कम हैं। लेकिन मन्नू भाईजान, माजरत चाहूंगा सेठ जी, मैं तो अपने मुनाफे को तवज्जो दूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही मुफलिस अशोक आम का तिजारती बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब उस जादुई पेड़ की जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया। मीरपुर गांव, जहां मोहन अपनी दुख्तर पिंकी के साथ रहता था। पिंकी के पैदा होते ही उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मोहन अपना काम और पिंकी की देखभाल दोनों करता था। मोहन को परेशान होता देख गांव के लोग कहते हैं, मोहन, तुम दूसरी शादी कर लो, सब दुरुस्त हो जाएगा। सब लोग वजह फरमा रहे हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरी बच्ची का भी काम हो जाए और मेरा काम भी। हाँ बा, आप दूसरी शादी कर लो। मोहन की शादी पास के गांव की सुषमा के साथ हो जाती है। सुषमा, ये मेरी दुख्तर है पिंकी, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी खिदमत करती रहूं। कुछ माह ऐसे ही गुजर गए और पिंकी बड़ी हो गई। सुषमा हामिला होने की वजह से काम नहीं कर पाती थी। वो पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी, जिससे वो पिंकी को स्कूल नहीं जाने देती थी। सुषमा, ये तुम पिंकी से क्या करवा रही हो और इसे पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही हो? मेरी हालत नजर नहीं आ रही, जैसे इस हालत में मैं काम करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें वाजिब लगे करो। कुछ माह गुजर जाते हैं और अस्पताल में सुषमा को एक फर्जंद होता है, जिसका नाम मंटू रखा जाता है। फिर सुषमा का बच्चा पैदा होने के बाद भी वो घर का काम नहीं करती थी। ये देखकर, सुषमा, अब तो पिंकी को स्कूल जाने दो। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ ना। वो लड़की है, उसे घर के काम सिखा रही हूँ। और मंटू तो लड़का है ना, उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। तो अपने काम पर तवज्जो दिया करो। पिंकी घर के काम के लिए कुएं पर पानी भरने जाती थी। उसी रास्ते में रमेश की समोसे की दुकान थी। पिंकी उसे भी कुएं से पानी भरकर उसकी दुकान पर देती थी। तो रमेश पिंकी को पानी के बदले में समोसा खाने को देता था।
रमेश, तुम्हारा बेहद शुक्रिया जो मुझे समोसे खाने के लिए दिए। नहीं पिंकी, तुम शुक्रिया ना कहो, तुम भी तो मेरा काम कर देती हो ना। एक रोज मंटू स्कूल से आ रहा था, तभी वो पिंकी को समोसा खाते देख लेता है और घर आकर सुषमा को बता देता है। पिंकी पानी लेकर आती है तो सुषमा कहती है, किसके साथ तू अपना मुंह काला कर रही थी? कौन तेरा यार हो गया है जिससे तू गुफ्तगू करने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। वो कभी कभी रमेश को दुकान पर पानी लाकर दे देती हूँ, इसलिए वो गुफ्तगू कर रहा था। कुछ रोज बाद की बात है। एक रोज पिंकी कुएं के पास आ रही थी, तभी उसका 2 पहुओं से रोड पर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख रमेश उसे अस्पताल ले जाता है और अस्पताल में इलाज करवा के घर पहुंचाने आता है। उस रोज पिंकी को घर आने में रात हो जाती है। किसके साथ मुंह काला करके घर आ रही है? खामोश हो जाओ सुषमा, वक्त देखकर बोला करो। क्या हुआ है ये नहीं पूछ रही हो और बस उल्टा बोले जा रही हो। ठीक है, जाओ और देखो अपनी लाडली को क्या क्या कारनामे कर रही है। अगले रोज इसी हालत में उसकी अम्मा ने पिंकी से सारे काम करवाए। पिंकी को ऐसे में काम करता देख रमेश और पिंकी के दरमियान मोहब्बत हो जाती है। एक रोज रमेश ने अपने दिल की बात पिंकी को बता ही दी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। पिंकी ये सुनकर खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। कुछ माह बाद एक रोज रमेश का ट्रक से हादसा हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त पिंकी कुएं से वापस आ रही थी, तभी रमेश का हादसा देख अपना घड़ा छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती है और रमेश को पकड़कर रोने लगती है। रमेश, उठ जाओ रमेश, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। गांव वाले रमेश की लाश को लेकर चले गए। फिर पिंकी मंदिर में जाकर बहुत रो रही थी। वहाँ पंडित जी आए। बोलो बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बेटी, इन्हें मंदिर के पीछे लगा दो, फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जैसा मंदिर के पुजारी कहते हैं, पिंकी वैसा ही करती है। पिंकी घर आती है। सुषमा पिंकी को खाली हाथ आते देख लेती है और कहती है, गलती से घड़ा मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, इसीलिए मैं पानी नहीं ला पाई। पिंकी अगले रोज मंदिर जाती है और वहाँ जाती है जहाँ उसने आम लगाए होते हैं और देखती है कि वहाँ 3 बड़े बड़े आम के घर होते हैं। तभी वहाँ भगवान हाजिर होते हैं और वो कहते हैं, बेटी पिंकी, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, इसलिए पहले घर से मांगोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और दूसरे घर में तुम्हें जो खाना हो वो मांगना, सब मिलेगा। और इस तीसरे घर में तुम्हें सोना चांदी और पैसे मिलेंगे। ये कहकर भगवान गायब हो गए। पिंकी पहले घर में जाती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है और फिर वो दूसरे घर में जाती है और अच्छा अच्छा खाना पेट भर खाती है और सोचती है कि मुझे तीसरे घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे और सोने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने घर जाती है। क्यों पिंकी, कहाँ थी अभी तक? और ये नए कपड़े कहाँ से मिले तुझे? तेरे यार ने दिए क्या? क्या अम्मा, तुम हर वक्त सिर्फ उल्टा ही बोलोगी और सोचोगी। कभी कुछ तो अच्छा सोच लो मेरे मुतालिक। मुझे एक पुजारी जी ने 3 जादुई आम दिए थे, उसी से मुझे मिला ये सब। चल झूठी, बहुत झूठ बोलती है। तेरे किसी यार ने दिए होंगे तुझे, तो तू बहाने बना रही है। ठीक है अम्मा, तुम जैसा सोचो। कुछ माह गुजर गए। पिंकी ऐसे ही अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहना करती थी और तीनों घर की मदद से गांव और गरीबों की मदद किया करती थी और गांव की बेटियों की शादियों में जेवर और पैसे देकर खूब शोहरत कमाने लगी। अम्मा, तुम्हें इल्म है, ये पिंकी गांव की बेटियों की शादी में जेवर और पैसे देती है। सुषमा को ये सब सुनकर उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर पिंकी का पीछा कर तीनों आम के घर तक पहुंच गई और जादुई आम का घर पैसे देने वाला है ये सब देखकर उसे लालच हो गया और वो सोने वाले घर में दाखिल हुई। जादुई आम के घर, मुझे ढेर सारा पैसा और जेवरात दो।
ऐसा कहते ही सुषमा के गले में ढेर सारे सांप बिच्छू लटकने लगे और उसके आसपास कंकड़ पत्थर और सांप घूमने लगे। ये देख सुषमा बेहद खौफजदा हुई। तभी वहाँ भगवान हाजिर हुए और कहा, ऐ जालिम खातून, तू एक मासूम बच्ची पर इतने जुल्म करती है और यहाँ पैसे और दौलत मांगती है। जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे ये सांप और बिच्छू काटकर मार डालेंगे। ये सुनकर सुषमा फौरन वहाँ से बाहर निकल गई और पिंकी से माफी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म सितम किए हैं, मुझे माफ कर दो बेटी। ठीक है अम्मा, तुम मुझसे माफी ना मांगो, बस मुझे अम्मी का प्यार दो, अम्मा मुझे यही चाहिए। ये सुनकर सुषमा खुश हो गई और पिंकी को अपनी दोख्तर की तरह मानने लगी और उसने लालच करना छोड़ दिया।